Hello students, in the last lecture we were discussing about chemical properties of elements of group 15. We discussed about oxidation state of group 15 elements. Now we are going to discuss second chemical property of these elements, and this property is formation of hydrides. So our topic for today is formation of hydrides. किसके हाइड्राइड्स है? ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. बच्चों, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाते हैं, दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ EH3 वेयर E इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. तो इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है. तो अगर हम यहाँ पर देखें, इनके हाइड्राइड्स जो हैं उनका क्या क्या फॉर्मूला बनता है. नाइट्रोजन जो है ये बनाता है NH3, फॉस्फोरस बनाता है PH3, आर्सेनिक बनाता है ASH3, एंटीमनी बनाता है SbH3 और बिस्मथ बनाता है BiH3. So these are the formula of hydrides formed by elements of group 15. इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो एक और हाइड्राइड बनाता है जिसको बोलते हैं N2H4. इसको लिखने का एक और तरीका होता है NH2.NH2 और इसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्राजीन. तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब आपको कैलकुलेट करवाया था तब बताया था N2H4 या फिर NH2.NH2, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं. ऐसे ही फॉस्फोरस जो है वो भी एक हाइड्राइड बनाता है अलग से P2H4. इसको भी अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. ASH3 जो है इसका भी AS2H4, तो इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं. तो ये तीनों जो एलिमेंट्स है ग्रुप 15 के, ये लाइटर एलिमेंट्स होते हैं और ये जो है वो इस तरीके से एक और हाइड्राइड बना लेते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला है N2H4 या P2H4 या ES2H4. नाइट्रोजन एक और हाइड्राइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है HN3 और इसको बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड. तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो कैलकुलेट करवाई गई थी. हाइड्राजोइक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, हाइड्रोजन की +1 रहती है तो नाइट्रोजन की क्या आ जाएगी? -1/3. सो आंसर विल बी -1/3. So these are the hydrides that are formed by elements of group 15. अब देखो, हम इन हाइड्राइड्स की प्रिपरेशन की बात करते हैं. हाउ these hydrides are prepared. तो प्रिपरेशन की जब हम बात करेंगे, सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास हाइड्राइड्स के प्रिपरेशन के लिए वो होता है फ्रॉम बाइनरी मेटल कंपाउंड्स. बाइनरी मेटल कंपाउंड्स जो है उससे हम बना सकते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15. तो देखो, बाइनरी मेटल कंपाउंड्स जो है वो यही ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्राइड. इसको क्या बोलेंगे? दिस इज सोडियम नाइट्राइड. कैल्शियम फॉस्फाइड, जिंक आर्सेनाइड, मैग्नीशियम स्टाइबाइड, मैग्नीशियम बिस्मथाइड. ये सोडियम नाइट्राइड है, इसको बोला जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड, ये इसका नाम होता है. ठीक है. जिंक आर्सेनाइड, ये इसका नाम है. मैग्नीशियम स्टाइबाइड एंड मैग्नीशियम bismuthide. These are the name of these binary compounds that will be used for the preparation of hydrides. तो ये जो कंपाउंड्स हैं मेटल के साथ जो इन्होंने बनाए, ये कंपाउंड्स जो हैं इनका हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं हाइड्राइड्स बनाने के लिए. तो कैसे करवाएंगे? सो दीज बाइनरी कंपाउंड्स, these binary
compounds undergo hydrolysis with water or dilute acids to form hydrides। तो ये बाइनरी कंपाउंड्स जो है इनका हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है। हाइड्रोलाइसिस किससे करवाते हैं? या तो वाटर का यूज करके या फिर डाइल्यूट एसिड का यूज करके। तो ये क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे हाइड्राइड्स। इन्हीं एलिमेंट्स का हाइड्राइड बन जाएगा। चलिए अब हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो हमारे पास है सोडियम नाइट्राइड, जो NaN2 हमने लिखा था, Na3N, सोडियम नाइट्राइड। इसका जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो पानी के अंदर इसको डालो, सोडियम नाइट्राइड को। ये जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद सोडियम के साथ तो OH और नाइट्रोजन के साथ H ये ऐड कर दो, तो क्या बन गया हमारे पास? NaOH प्लस NH3। यहाँ पर लग जाता है 3H2O। तो दिस इज द रिएक्शन। अमोनिया गैस बन गई इस रिएक्शन में और सोडियम नाइट्राइड यूज किया है। तो वाटर के साथ ये क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइसिस हो जाते हैं, कई ब्रेक हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है बिल्कुल इसी तरीके से और प्रोडक्ट बनता है CaOH2 प्लस PH3। तो रिएक्शन हो जाती है यहां पर 6H2O। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई हमारी। इसके अंदर क्या बन रहा है? यहां पर दिस गैस इज कॉल्ड फॉस्फीन गैस। नोट कर लेना बच्चों, फॉस्फीन is a poisonous gas। ये दोनों कंपाउंड्स जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये जो है वो मॉइस्चर पे भी अगर रख दिए जाएं तो मॉइस्चर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ भी ये रिएक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो these two compounds due to their high reactivity they can even react with moisture। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है वो इसको अनाज को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आने से ही क्या बना लेता है? फॉस्फीन। और ये गैस कैसी होती है? पॉइजनस गैस। तो आपका जो भी स्टोरेज हाउस है वहां पर अगर कोई कीड़े मकोड़े जो है वो अनाज के अंदर पैदा हो जाते हैं तो उनको ये गैस क्या करती है? मार देती है, किल कर देती है, बिकॉज इट इज अ पॉइजनस गैस। दिस केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाकी एलिमेंट्स जो रह गए हमारे, उनका भी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो एग्जांपल लिख लेते हैं उनका भी। फॉस्फीन के बाद में नेक्स्ट इज ZN3AS2, जिंक आर्सेनाइड। ये कैसे रिएक्ट करता है? तो देखो यहाँ पर हम डाइल्यूट HCl का यूज करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने के लिए। तो डाइल्यूट HCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? 3 moles of ZnCl2 plus 2 moles of ASH3। This is also gas and this gas is called arsine and this was zinc arsenide। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम स्टाइबाइड Mg3Sb2। इसी तरीके से इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, डाइल्यूट HCl के साथ ये भी रिएक्ट कर लेता है। क्या बनाएगा? जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम जिंक क्लोराइड बना था ऐसे यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, प्लस इट प्रोड्यूसेस SbH3। दिस इज स्टाइबीन गैस। तो ये था मैग्नीशियम स्टाइबाइड। तीसरा आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम बिस्मथाइड। So it also reacts with dilute HCl and it produces what? It produces 3 moles of MgCl2
plus 2 moles of BiH3, bismuthidine. So bismuthidine, this is the name of this gas that is produced. तो ये हो गया हमारे पास एक मेथड टू प्रिपेयर द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. चलिए, एक रिएक्शन आपने और पढ़ी होगी 10th क्लास के अंदर, जिसको बोला जाता है बॉर्न हेबर प्रोसेस. उस मेथड का यूज करके हम अमोनिया प्रोड्यूस कर लेते हैं. तो नोट कर लेना बच्चों उस चीज को भी. बॉर्न हेबर प्रोसेस पढ़ा था हमने 10th क्लास के अंदर. बॉर्न हेबर प्रोसेस अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है. तो क्या किया था उसमें हमने, N2 + 3H2, ये दोनों गैस होती हैं, रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज अ को कैटलिस्ट. क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है इस रिएक्शन में. तो हाइड्राइड है नाइट्रोजन का. तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था. तो ये हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स. अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15. तो देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है, काफी सारी प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड रहती है. तो पहले हम स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं. स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो ये सभी मॉलिक्यूल्स दे हैव पिरामिडल शेप. कैसी शेप बनाते हैं ये, पिरामिडल शेप. तो अगर हम इनकी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन निकालें और इनकी शेप ड्रॉ करके देखें तो इन सब की शेप जो है वो ऐसी आती है. सो दिस इज अ पिरामिड. ठीक है, तो इस वजह से अमोनिया हैज अ पिरामिडल शेप. अब अमोनिया में नाइट्रोजन को हटा के फास्फोरस लगा दो तो ये बन गया फॉस्फीन का स्ट्रक्चर. और यहाँ पर भी शेप जो है वो सेम बनेगी. ठीक है, तो एक लोन पेयर रहेगा. ऐसे ही आर्सीन गैस जो है इसकी भी अगर हम शेप ड्रॉ करें तो ये भी बिल्कुल ऐसी ही शेप बनाएगा, पिरामिडल शेप. ऐसे ही स्टाइबीन जो है इसकी अगर हम शेप ड्रॉ करें तो इसकी शेप भी ऐसी ही बनेगी. और बिस्मुथिडीन अगर इसकी हम शेप बनाएं तो ये भी ऐसी ही शेप बनाएगा और इसको भी पिरामिडल शेप ही बोला जाएगा. सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 दे फॉर्म हाइड्राइड्स व्हिच हैव पिरामिडल शेप. तो हमारा सेंट्रल एटम टॉप में है, नीचे बेस पिरामिड ट्रायंगुलर बन रहा है. तो ये शेप देखने में पिरामिड जैसी दिख रही है, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाएगा, पिरामिडल शेप. अब इस पिरामिडल शेप के अंदर बॉन्ड एंगल अगर हम देखें, सेकंड प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो सेकंड पॉइंट है, तो देखो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है. सेकंड पॉइंट है ये बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. तो बॉन्ड एंगल बोला जाता है जो बॉन्ड्स बन रहे हैं इनके बीच के एंगल को. तो जैसे मैं अगर अमोनिया की शेप दोबारा से बनाऊं तो ये और ये बॉन्ड थे. ठीक है, इन बॉन्ड्स के बीच में एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल. तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. तो अमोनिया के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो रहता है 107.8 डिग्री. दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑफ अमोनिया. PH3 का अगर बॉन्ड एंगल देखें तो PH3 के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 93.6 डिग्री. तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है. NH3 से जब हम PH3 पे जा रहे हैं बॉन्ड एंगल 93.6 हो गया. नेक्स्ट हम चलते हैं ASH3 पे. ASH3 पे जाएंगे तो बॉन्ड एंगल 91.8 डिग्री हो जाता है. नेक्स्ट आ जाता है एंटीमनी. यहां पर बॉन्ड एंगल 91.3 डिग्री हो जाता है. और सबसे लास्ट में है BiH3. यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाता है. तो क्या दिखाई दे रहा है यहां पर वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड एंगल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग. तो यहां पर जनरल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बॉन्ड एंगल कंटिन्यूअसली डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
अब इसका जो है वो हमें रीजन एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल कम क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन जो है वो क्या होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को हम जो है वो देखते हैं एक बार। NH3 का बॉन्ड एंगल कितना था, 107.8 डिग्री। चलो अब इसका रीजन जो है वो समझते हैं। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर सेंट्रल एटम क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन, और इसके पास है लोन पेयर। अब देखो ये नाइट्रोजन जो है ये साइज में बाकी सभी एलिमेंट से सबसे छोटा है, ठीक है। तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में नाइट्रोजन की साइज जो है वो सबसे छोटी है। तो नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा होता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी ज्यादा क्लोज रहेंगे। ज्यादा क्लोज रहेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो गैप रहता है, जो सेपरेशन रहती है, वो यहाँ पर कम रहती है। तो बॉन्ड छोटा है, इस वजह से ये बॉन्ड पेयर जो है वो पास रहते हैं। पास रहते हैं तो इनके बीच में हमने पढ़ा था कौन सा रिपल्शन काम करता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन काम करता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, नाइट्रोजन जो है साइज में छोटा था, इस वजह से ज्यादा था। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड पेयर जो है वो क्लोज रहते हैं, और क्लोज रहने की वजह से इनमें रिपल्शन ज्यादा है। लेकिन जब हम फास्फोरस पे जाते हैं, फास्फोरस भी हाइड्रोजन के साथ जो है वो इसी तरीके से बॉन्ड बनाता है, लेकिन फास्फोरस की साइज क्या है, बड़ी है। साइज बड़ी है, इस वजह से इसका जो बॉन्ड पेयर होगा वो इसके बॉन्ड पेयर से क्या हो गया, दूर हो गया। दूर हो गया तो इसका और इसका रिपल्शन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। दूरी बढ़ेगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या है, कम है, रिपल्शन कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन इस वाले केस से। अगले एलिमेंट पे जाते हैं, तो अगला एलिमेंट है आर्सेनिक। साइज में और भी ज्यादा बढ़ गया, साइज में और भी ज्यादा बढ़ गया, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो बॉन्ड पेयर है, वो अब और भी ज्यादा दूर चला गया। और भी ज्यादा दूर चला गया तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन और भी ज्यादा कम हो गया। और भी ज्यादा कम हो गया तो ये बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड एंगल और भी रिड्यूस हो गया। तो बॉन्ड एंगल कम किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो बॉन्ड पेयर जिसको हम बोल रहे हैं, ये इस एटम के तो ज्यादा पास रहता है क्योंकि ये एटम छोटा है। लेकिन जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ती जाती है, ये बॉन्ड पेयर जो है ये डिस्टेंस पे चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनके बीच में गैप बढ़ जाता है। गैप बढ़ेगा तो रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो इनका बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो सबकी साइज भी बढ़ती जाएगी। नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस रहेगा, फास्फोरस से बड़ा आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी। साइज बढ़ती जाएगी तो ये सेपरेशन बढ़ता जाएगा, सेपरेशन बढ़ता जाएगा, बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा, क्योंकि रिपल्शन कम होता जाएगा। तो ये रीजन जो है वो इस बॉन्ड एंगल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसी चीज को लिखेंगे यहाँ पर। कैसे लिखना है रीजन को, फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size increase, atomic size of central atom increase, hence separation between bond pair increase, separation between bond pair increase, due to which bond pair repulsion decreases, and hence इसी वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल also decreases। तो बॉन्ड एंगल इसी वजह से कम होता जाएगा। तो ये हो गया बॉन्ड एंगल जो है उसका वेरिएशन इन दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अब अगले चलते हैं हम बॉन्ड लेंथ पे। अब देखो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो मैंने अभी स्ट्रक्चर जो बनाया था उसी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने ये बोला कि भाई नाइट्रोजन जो है ये साइज में छोटा है तो इसका बॉन्ड जो है वो भी छोटा बनता है, लेकिन फास्फोरस की साइज जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये जो बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ ये इससे बड़े होते हैं। आर्सेनिक की साइज और भी ज्यादा बड़ी है, तो इसका जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ वो इससे भी बड़ा होगा। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम बड़ा होता जाएगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो ऑर्डर क्या बन गया, बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम किस में रहेगी, NH3 की बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम, इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ PH3, इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ ASH3, इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ SBH3 और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी रहेगी, BIH3 की। तो ये ऑर्डर आएगा बॉन्ड लेंथ का। और ये ऑर्डर क्यों आ रहा है, रीजन जो है वो इसका एक ही है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम atomic size of the central atom increase, hence bond length increase. तो reason from top to bottom atomic size of central atom increase, hence बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। अब बॉन्ड लेंथ अगर इस तरीके से वेरी होगी तो बताओ बॉन्ड एनर्जी जो है उसमें किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज बॉन्ड एनर्जी। देखो बच्चों, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कोई बॉन्ड अगर साइज में छोटा है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं। ये ए का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये बी का न्यूक्लियस है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है और इस बॉन्ड को तोड़ने में फिर हमें क्या करना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई बॉन्ड साइज में बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो न्यूक्लियस से क्या हो गया, ज्यादा दूरी पे चला गया। ज्यादा दूरी पे चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके मुकाबले कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं दोनों तरफ से। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। सो दिस बॉन्ड इट कैन बी क्लीव इजीली, whereas दिस बॉन्ड इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। छोटा बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, बड़ा बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाता है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, द बॉन्ड एनर्जी decreases from top to bottom। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखा है इससे जस्ट उल्टा ऑर्डर लिख दो। अमोनिया का बॉन्ड छोटा था तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। इससे कम एनर्जी PH3 में, उससे कम ASH3 में, इससे कम SBH3 में और इससे कम BIH3 में। तो सबसे कम एनर्जी हमें BIH3 का बॉन्ड तोड़ने में चाहिए और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें NH3 का बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए। रिलेशन याद रखना, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ घटती है, ये घटेगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी इसकी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ इसकी तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी, ठीक है। तो रीजन सेम ही आ जाता है जो बॉन्ड लेंथ में लिखा था कि भाई एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, हेंस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। तो रीजन में आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम bond length increase, hence less amount of energy is required to break larger bonds is less, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाती है एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है
बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए वो डिक्रीज होती जाती है। तो ये हो गया रीजन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट देयर रिड्यूसिंग नेचर। देखो इनमें से जो है वो रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात की जाए, रिड्यूसिंग नेचर, तो हमें ये बताना है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इनमें से कौन अच्छा होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो कैसे काम करेंगे। ये NH3, इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, PH3 में फास्फोरस हाइड्रोजन, आर्सिन के अंदर ASI और हाइड्रोजन, और SBI हाइड्रोजन और BI हाइड्रोजन। हमें क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन को तोड़ना है, और हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद यहां से किसी दूसरे एटम के साथ इस हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो इनमें से जो भी बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, तो इसका मतलब वहां से हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगी, और हाइड्रोजन जो जल्दी रिलीज कर देगा वो हाइड्रोजन जल्दी जाके किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ जाएगी, और क्या कर देगी, इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये जो हाइड्राइड्स हैं, इनमें से जो भी कंपाउंड जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, वो हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम के साथ जाके ऐड हो जाएगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पर ये केमिकल कंपाउंड किस चीज का काम करेगा, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी हाइड्रोजन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 10th क्लास में क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, दूसरे कंपाउंड का। कौन करवा रहा है, जो हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है वो करवा रहा है। हाइड्रोजन डोनेट कौन कर रहा है, ये हाइड्राइड्स कर रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी सामने वाले एलिमेंट का रिडक्शन करवा रहे हैं और खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है इनका। तो ये बताओ इनमें से सबसे जल्दी कौन हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। तो अभी हमने पढ़ा था जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है वो बॉन्ड टूटने में ज्यादा टाइम नहीं लेता। ज्यादा टाइम नहीं लेता मतलब हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर देगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा है, BiH। सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है, NH। NH टूटने में ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा एनर्जी लेगा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इस केस में क्या है, बॉन्ड बड़ा था, बॉन्ड बड़ा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है, बॉन्ड एनर्जी कम है तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगी तो सामने वाले का रिडक्शन जल्दी करवा देगा, और सामने वाले का रिडक्शन जल्दी हो गया मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती है हाइड्रोजन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और इसी वजह से सामने वाले एलिमेंट का रिडक्शन जल्दी हो जाता है। तो रिड्यूसिंग नेचर की अगर बात की जाए, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिड्यूसिंग नेचर of these hydrides increases from top to bottom। तो ऑर्डर क्या बन जाता है यहां पर, NH3 जो है इसकी रिड्यूसिंग नेचर सबसे कम, इससे ज्यादा PH3 की, इससे ज्यादा ASH3, फिर SBH3 और फिर BiH3। ये ऑर्डर रहता है रिड्यूसिंग नेचर का। रीजन अगर कोई पूछता है तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, hence tendency to release hydrogen also increase, due to which reducing character increases। तो reducing character जो है वो बढ़ जाता है इसी वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन द टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन। तो ये हो गया बच्चों रिड्यूसिंग नेचर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिक कैरेक्टर। रिड्यूसिंग नेचर तो देख लिया, अब देखो बेसिक जो है वो कौन ज्यादा होगा। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा बेसिक नेचर से पहले बच्चों एक ये चीज और डिस्कस कर लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिक नेचर। थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो थर्मली स्टेबल जो है उसका मतलब क्या होता है, जिस सब्सटेंस को अगर हम गर्म करें और गर्म करने के बाद वो सब्सटेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद में डिकम्पोज हो गया, डिसोसिएट हो जाए, तो कितना टेम्परेचर वो बियर कर सकता है, झेल सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड टेम्परेचर, टेम्परेचर को झेलने की ताकत जो है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्टेबिलिटी। अभी हमने क्या पढ़ा था कि बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है इस तरीके से, ये सबसे छोटा बॉन्ड रहता है, फिर ये फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है, फिर आर्सेनिक हाइड्रोजन, फिर एंटीमनी हाइड्रोजन और फिर बिस्मुथ हाइड्रोजन। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, तो सबसे कमजोर है, इसका मतलब सबसे जल्दी डिकम्पोज ही हो जाएगा। और सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है, ये वाला। छोटे बॉन्ड जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो ज्यादा टाइम लेते हैं टूटने में, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो ज्यादा बाद में डिकम्पोज होगा, इसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं और वो डिकम्पोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इट्स थर्मल स्टेबिलिटी। तो इनमें से कौन सा हाइड्राइड जो है वो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, तो जिसका बॉन्ड छोटा होगा वो ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा, उसको टूटने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ रहेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इट इंक्रीजेस, sorry, it decreases from top to bottom. Thermal stability decreases from top to bottom. तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन रहेगा, अमोनिया रहेगा, इसके बाद PH3 रहेगा, इसके बाद ASH3, इसके बाद HBH3 और इसके बाद BiH3। तो ये ऑर्डर रहेगा थर्मल स्टेबिलिटी का। रीजन अगर कोई पूछता है इसका, तो जिसका बॉन्ड ज्यादा ताकतवर है, मतलब जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए डिकम्पोज होने के लिए। कंपाउंड्स हैविंग स्मॉलर बॉन्ड लेंथ have high bond energy, hence they require more temperature to decompose. So as a result, thermal stability decreases down the group. ठीक है, तो ये कारण हो जाता है थर्मल स्टेबिलिटी का। चलो अब डिस्कस करते हैं बेसिक कैरेक्टर। थर्मल स्टेबिलिटी इस तरीके से वेरी होगी। बेसिक कैरेक्टर, तो बच्चों हमने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा था बेस क्या होते हैं। तो व्हाट इज अ बेस, 3 डेफिनेशंस दी गई थी बेस को डिफाइन करने के लिए। पहली डेफिनेशन जो दी थी आर्रीनियस ने, दूसरी डेफिनेशन आती है ब्रॉन्स्टड-लॉरी कंसेप्ट से, तीसरी डेफिनेशन आती है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट से। तो आर्रीनियस कंसेप्ट क्या कहता है, बेस वो होगा जो OH नेगेटिव रिलीज करेगा। ठीक है, बेस उसको बोलते हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करता है। तो यहाँ पर OH नेगेटिव तो है नहीं जो रिलीज हो जाएगा। अब देखो दूसरी डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, दे आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, NH4+, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ ब्रॉन्स्टेड बेस। तीसरा कंसेप्ट अप्लाई करो, इसके पास एक लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड लीविस बेस। लीविस बेस वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और कम से कम एक लोन पेयर जिनके पास प्रेजेंट होता है। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड दे हैव वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर
दे एक्ट एज अ लीविस बेस। तो इसको आप एक ब्रॉन्स्टेड बेस भी कह सकते हो, इसको आप एक लीविस बेस भी कह सकते हो। तो इनमें से सबसे अच्छा लीविस बेस जो है वो कौन सा है, या फिर कह लो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लीविस बेस कौन सा है। तो यहां पर देखो स्टेटमेंट लिखते हैं, द बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेसिक कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगा, मतलब सबसे अच्छा बेस ये है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीविस बेस। और वीकेस्ट बेस कौन सा है, BiH3। अब क्वेश्चन आता है क्यों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किस लिए है और ये वीकेस्ट बेस किस लिए है इन सभी में से। तो इसका हम रीजन जो है वो कैसे देंगे, देखिए इस चीज को पहले ऑर्डर लिख लो। ऑर्डर क्या है बेसिक कैरेक्टर का, सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया, फिर PH3, फिर ASH3, फिर SBH3 और फिर BiH3। ये ऑर्डर है बेसिक कैरेक्टर का। अब इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखो नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन के एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास भी 5। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन, एंटीमनी के पास 5 इलेक्ट्रॉन, बिस्मथ के पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन सभी एलिमेंट्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। इनका चार्ज कैसे निकालेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये आ गया चार्ज। अब नीचे क्या है, एरिया। एरिया क्या है, सरफेस एरिया। जिसका एटम साइज में छोटा होगा उसका सरफेस एरिया कम होगा। तो ये सरफेस एरिया यहां पुट करना है। ये एटम साइज में बड़ा है इससे, इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो सरफेस एरिया इसका इधर आएगा। ये इससे भी बड़ा है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हो एटम की साइज जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एटम की साइज बढ़ेगी तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। अब देखो चार्ज सबका बराबर है, मतलब न्यूमरेटर सबका सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो जो आने वाला प्रोटॉन है, इसके साथ जो ऐड होने वाला प्रोटॉन है, इसको जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स चाहिए ये बनाने के लिए वो इजीली नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होती जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना कम होती जा रही है। तो संभावना कम होती जा रही है तो भाई ये जल्दी से इसको ऐड नहीं कर पाएंगे फिर, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से प्रोटॉन को जुड़ने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। तो इसका रीजन आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे निकालते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द सेंट्रल एटम decreases due to increase in atomic size. Hence, tendency to add proton decrease. So, the basic character डिक्रीजेस। तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा जैसे जैसे नीचे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सेंट्रल एटम की वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और क्यों कम हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन को जुड़ने में टाइम लगेगा, और प्रोटॉन को जुड़ने में टाइम लगेगा तो बेसिक कैरेक्टर कम हो गया। तो ये आ गया रीजन बेसिक कैरेक्टर के वेरिएशन का। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसमें चेक करनी है, वाटर में। तो देखो बच्चों, कोई भी चीज जो है वो वाटर के अंदर कब सॉल्युबल होती है, जब वो
वाटर का ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस बॉन्ड को तोड़ दे, और तोड़ने के बाद या तो ऐसा ही बॉन्ड बना ले वाटर के साथ, या फिर इससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ले, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर ऐसी दो पॉसिबिलिटी हैं तो वो चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती है, अदरवाइज नहीं। तो हमारे पास अब क्या है, हाइड्राइड्स हैं, इनके सामने ये दो में से कोई एक ऑप्शन है, या तो ये ऑप्शन जो है वो चूज कर लो या ये ऑप्शन चूज कर लो। तो देखो यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो यहां पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। और हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड, फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है ये क्या कर सकते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो अमोनिया को जब हम पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है पानी के साथ। तो अमोनिया ने क्या किया, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब अमोनिया इज सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन अब यहां पर देखो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, इनमें से कोई एलिमेंट है यहां पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल कर दे, नहीं है। तो ये कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते वाटर के साथ, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो भाई सिंपल सी बात है, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे। तो इनके पास एक ही ऑप्शन बच गया, इनके अंदर एक डाइपोल है, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं वाटर के साथ। लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा होता है, इट इज अ वीकर इंटरेक्शन। तो PH3 को अगर पानी के अंदर डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो PH3 जो होता है ये कैसा मॉलिक्यूल होता है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर कैसा है, वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन है, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज अ वैन डर वाल फोर्स। दिस इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं, दे आर वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर इंटरेक्शन होता है, कमजोर बॉन्ड होता है ये। तो इस वजह से PH3 पानी के अंदर इनसॉल्युबल। तो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अब हम सॉल्युबिलिटी की, कि भाई अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर बट अदर हाइड्राइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हाई, बिकॉज अमोनिया NH3 is soluble in water, लेकिन PH3, ASH3, SBH3 and BiH3 are insoluble in water. रीजन क्या है, NH3 forms hydrogen bond with water, so it dissolve, ये डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन PH3, ASH3, SBH3 and BiH3 do not form any hydrogen bond with water, but they show dipole-dipole interaction which is a weaker force than hydrogen bond। तो ये रीजन हो गया, इन्होंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं वाटर के साथ, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड है या वीकर फोर्स है। तो इस वजह से ये डिसॉल्व नहीं हो पाते वाटर में, लेकिन ये इजीली डिसॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखना बच्चों, अमोनिया गैस इज सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बाकी हाइड्राइड्स जो है वो पानी के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल बिकॉज देयर इंटरेक्शन विद वाटर इज वीकर, हाइड्रोजन बॉन्ड से वीकर इंटरेक्शन शो करते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लेके जाना। तो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड,
तो देखो यहां पर बच्चों, जब हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमें इस तरीके से वेरी होता हुआ दिखता है। PH3 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, इससे ज्यादा ASH3 का, इससे ज्यादा SBH3 का, और इससे ज्यादा है NH3 का। तो ये ऑर्डर रहता है हमारे पास। बिस्मिथ का हमारे पास डाटा नहीं है कितना मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। अगर हम डाटा देखें तो PH3 का मेल्टिंग पॉइंट रहता है 139.5, आर्सीन का 156.7, इसका 187, और अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट होता है 195.2। सो दिस इज द डाटा, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स। अब यहां पर आपसे जो है वो रीजन पूछा जाएगा। जनरल ट्रेंड क्या कहता है? जनरल ट्रेंड ये कहता है मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो होना तो ये चाहिए था, ये अमोनिया इधर आना चाहिए था, लेकिन अमोनिया कहां चला गया? लास्ट में। तो ये याद रखना, ये ऑर्डर जो है वो एक्सेप्शनल है। तो मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का जो है वो सबसे ज्यादा है इन सभी हाइड्राइड्स में से। तो एक्सेप्शन आ गया, तो भैया यहाँ पर रीजन जो है वो तो बनता है। रीजन क्या दिया जाएगा? रीजन वही दिया जाएगा जो सॉल्युबिलिटी में दिया था। जब अमोनिया के मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई होंगे, मतलब ये पास आएंगे, तो ये क्या करते हैं, जितना ज्यादा पास लाओगे उतना ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाते हैं अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और अभी हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन वेन डर वाल फोर्सेस। वेन डर वाल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया के केस में तो हमें क्या करना है, जब हमें उसको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। लेकिन बाकी मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, बाकी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। ये अपने बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ इसी तरीके से क्या करता है, इसके अंदर भी डाइपोल होता है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ भी डाइपोल, यहाँ भी डाइपोल। तो कौन सा इंटरेक्शन आ गया? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ वेन डर वाल फोर्स। तो भाई एक मॉलिक्यूल तो ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और बाकी सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, जो कि एक वेन डर वाल फोर्स है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू वेन डर वाल फोर्स। तो इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया कहां चला गया? लास्ट में। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में से ये तीनों मॉलिक्यूल वेन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं जब ये एक दूसरे के पास आते हैं। तो इनके बीच में फोर्स कौन सा है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन इसके केस में है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हेंस अमोनिया हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। तो अब यही ऑर्डर जो है वो इसी वजह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिख लीजिए इस चीज को, रीजन इन सॉलिड स्टेट ammonia molecules are bonded with hydrogen bond, ठीक है। all the other hydrides show dipole dipole interaction, dipole dipole interaction with their neighboring molecule. तो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हेंस तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन is weaker than hydrogen bond, hence NH3 has
हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कारण हो जाता है जिसकी वजह से अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। अब अगर कोई तुमसे ये पूछे कि चलो भाई अमोनिया को छोड़ देते हैं, बाकियों का जो है वो ऑर्डर ऐसे क्यों आ रहा है, pH3 जो है उसका ASH3 से कम है, ASH3 का SDH3 से कम है। तो देखो यहाँ पर pH3 का मॉलिक्यूल जो है इसमें सेंट्रल एटम क्या है, फास्फोरस। ये मॉलिक्यूल साइज में क्या है, छोटा है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है क्योंकि इसको बनाने वाले एटम्स जो है वो साइज में छोटे हैं। लेकिन जब हम फास्फोरस से आर्सेनिक पे जाते हैं तो आर्सेनिक का एटम जो है वो साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन बढ़ जाएगा, और बगल वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्शन बढ़ेगा तो ये जो वैन डर वाल फोर्स है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ये बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है वो इसके अंदर जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा उससे कम होगा। तो ये कारण है सरफेस एरिया ऑफ ASH3 इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया ऑफ PH3, और वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसके अंदर वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन ज्यादा। तो ये रीजन हो जाता है इस वेरिएशन का। तो ये हो गया बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो देखो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है अलग तरीके से। अगर बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका ऑर्डर देखा जाए तो pH3 का सबसे कम, फिर ASH3 का इससे ज्यादा, इसके बीच में आ जाता है NH3, फिर आता है SBH3 और फिर आता है BiH3। तो अमोनिया बीच में लाई करता है यहां पर। अब यहां पर जो है वो हमसे ये ऑर्डर जो है ये कैसे आया, इसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है। तो देखो ये एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग थी। मेल्टिंग पॉइंट में हमने ये बोला था कि अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर बात हो रही है बॉइलिंग की। बॉइलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो लिक्विड स्टेट के अंदर जो है वो यहाँ पर कौन से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, गैस के अंदर तो इंटरेक्शन खत्म ही हो जाता है। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं और ये मॉलिक्यूल जो है इनके अंदर क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन अमोनिया के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो पहले तो हम इस वाले पार्ट को लेते हैं कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा क्यों है। तो रीजन लिखो, NH3 हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट देन PH3 and ASH3 because ammonia forms hydrogen bond in its liquid state which is stronger than the dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction between PH3 and ASH3 molecules. तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, और इसका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, पुअर रहता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है। तो इस वजह से बॉयल ज्यादा देर तक करना पड़ता है अमोनिया को। लेकिन फिर यहां पर जाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अमोनिया का कम हो गया, इन दोनों का जो है वो हाई हो गया। तो ये क्यों हुआ, तो सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या लिखेंगे, व्हेन वी मूव फ्रॉम NH3 has lower boiling point than SBH3 and BiH3 because the molecular size of SBH3 and BiH3 is so large that
दी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या द वैन डर वाल फोर्सेस लिख लो, वैन डर वाल फोर्सेस is very large in these two cases, which overcome the hydrogen bond. Due to this the boiling point of SBH3 and BiH3 is higher than NH3. तो यहां से यहां क्यों बढ़ा? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया इससे ज्यादा है, लेकिन इसका सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो स्टिल हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए उससे कम ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को तोड़ने में। लेकिन इन दोनों मॉलिक्यूल जो है इनकी साइज इतनी बड़ी होती है कि इनका सरफेस एरिया इतना बढ़ जाता है कि SbH3 का मॉलिक्यूल जो अपने सराउंडिंग में दूसरा SbH3 का मॉलिक्यूल रहेगा उसके साथ जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे भी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड शो करता है। तो SbH3 और BiH3 जो था इसका सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ी है। तो सरफेस एरिया बढ़ा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ा तो वैन डर वाल फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज द टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स। तो सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल फोर्स बढ़ गए और वैन डर वाल फोर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि वो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट शो कर रहे हैं। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट का ये ऑर्डर आता है। तो ये रीजन हो जाता है, दो पार्ट्स में ब्रेक करके जो है वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हो जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। दैट्स ऑल फॉर टुडे।